हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंट्यूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए गए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल। इसमें बंगाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने से पहले उसमें कौन कौन सी यूरोपियन पावर ने अपनी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की थी। इन सब यूरोपियन पावर से आने से पहले बंगाल की इकोनॉमी कैसी थी, कौन कौन सी थिंग थे, कौन कौन कुली कुतुब शाह मुर्शिद। क्या हो रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंट्यूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे प्रोवाइड करेंगे कि कौन से किंग थे यूरोपियन पावर के आने से पहले, बंगाल की इकोनॉमी क्या थी और क्यों यूरोपियन पावर को इसमें इंटरेस्ट, और कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बंगाल को कैप्चर कर लिया। बैटर ऑफ बक्सर, बैटर ऑफ प्लासी के समय कौन कौन योद्धा थे, तो इसी बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज। आइए देखते हैं। तो देखिएगा यूरोपियन के आने से पहले बंगाल कैसा था, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, उसको एक बार समझते हैं। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो सबसे अमीरियत वाली प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट थी वो थी बंगाल हमारी। गवर्न बाय नवाब। बंगाल को कौन गवर्न करता था, ये नवाब कहे जाते थे जो गवर्न करते थे। ही हैड अथॉरिटी ओवर द रीजन कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो जिसको आज हम लोग बंगाल कहते हैं वो एक्चुअली में बंगाल नहीं था। पहले के समय में बिहार और उड़ीसा का जो कुछ हिस्सा था वो भी बंगाल में पूरा आया करता था। ठीक है। Exports from Bengal to Europe consisted of raw products such as rice, indigo, pepper, sugar, silk, cotton textiles and handicraft etc. तो देखिएगा जो बंगाल से एक्सपोर्ट्स होते थे वो रॉ मटेरियल का, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल होते थे, जैसे कि राइस हो गया हमारा, इंडिगो हो गया, पेपर हो गया, तो और भी इसी तरह के जो है वो एक बार देख लीजिएगा। तो बेसिकली होता क्या था, जो बंगाल हमारा इसीलिए राइज किया था मुगल समय के, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, और वहां से ही हम लोगों को पता है पोर्ट पोर्ट उस समय के पहले बंगाल में थे ही। आगे, the English East India Company had wider commercial interest in Bengal as 60% of British import from Asia consist of goods from Bengal। तो देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें जाहिर सी बात है इंटरेस्ट क्यों था, क्योंकि जो 60% था ब्रिटिश इंपोर्ट, मतलब कि जो भारत से ब्रिटिशर्स में इंपोर्ट किया जाता था सामान, वो 60% होता था। ड्यूरिंग द 1630s रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रिटिश विद बंगाल, मतलब 1630 से जो है बंगाल से ब्रिटिशर्स का रेगुलर एक कांटेक्ट बना रहा। व्हेन दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन बालासोर, हुगली, ढाका, कासिम बाजार एंड पटना। तो कहने का मतलब ये है कि 1630 में जब उनकी फैक्ट्रीज बालासोर, हुगली, ढाका, कासिम बाजार, पटना में बन गई थी, तो उस समय ब्रिटिशर्स का रेगुलर कांटेक्ट हो गया था एक तरह से बंगाल से। आगे देखते हैं। बंगाल के अर्ली रूलर्स के बारे में एक बार समझते हैं। मुर्शीद कुली खान थे, उसके बाद शुजाउद्दीन आए, फिर सरफराज खान आए, फिर अलीवर्दी खान आए, फिर सिराजुद्दौला आए, फिर मीर जाफर थे। खैर इसके पहले मीर कासिम भी आए। ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल जो बंगाल की हुई थी वो इन्होंने ही लड़ी थी। ठीक। सरफराज खान था, इनको मर्डर कर दिया था अलीवर्दी खान में। और बेसिकली बाकी ये लोग लीनेज फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो सरफराज खान था उसका मर्डर कर दिया था अलीवर्दी खान ने। ठीक। आइए देखते हैं। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के बारे में समझते हैं। ही वॉज बोर्न अ हिंदू इन डेक्कन प्लेटू, मतलब डेक्कन प्लेटू में ये एक हिंदू बने थे। इन 1670 ही वॉज ब्रॉट बाय मुगल नोबर हाजी शफी। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले जो है जो बच्चे होते थे, जो लेडीज होती थी, उनको खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो उसी तरह 1670 में मुर्शीद कुली खान को खरीदा था एक मुगल नोबर ने, जिसका नाम था हाजी शफी। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर शफीज डेथ ही वर्क अंडर दीवान ऑफ विदर्भा। ठीक। शफीज की डेथ के बाद इन्होंने दीवान ऑफ विदर्भा के अंदर काम किया। ड्यूरिंग व्हेन ही गॉट अटेंशन ऑफ देन एम्परर औरंगजेब हु सेंट हिम इनटू बंगाल। तो जब ये हाजी शफी खत्म हो गए, फिर ये जो दीवान थे विदर्भा के उसके अंदर काम करने लगे थे मुर्शीद कुली खान, तभी औरंगजेब की नजर इन पे पड़ी थी और इन्होंने उसको बंगाल में भेज दिया था। After Aurangzeb's death in 1707, he was transferred to the Deccan by Azim उस Khan's father, the Mughal Emperor बहादुर शाह वन। तो देखिएगा जब औरंगजेब 1707 में डेथ हो गया, और उसके बाद हम लोगों को पता कौन आए थे, तो आए थे बहादुर शाह। ठीक। तो बहादुर शाह के रीजन में इनको भेज दिया गया था, मतलब ट्रांसफर कर दिया था वापस डिकैन में। कौन से ईयर में, 1707 में। और किसने, बाय आजिम उस शाह के। ठीक। In 1717, he was appointed as the नवाब नजीम of मुर्शिदाबाद by फारूक शिकर। और फाइनली फारूक शिकर ने इन को नवाब की पद दी, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद में। नवाब नजीम ऑफ मुर्शिदाबाद, और यहीं से फिर जन्म हुआ द रियल नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज टर्म्ड एज मुर्शीद कुली खान। ठीक। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि किसने बंगाल का नवाब अपॉइंट किया था मुर्शीद कुली खान को, तो वो थे हमारे
फारूक शिकर, और कौन से ईयर में, 1717 में। During his reign, he changed the जागीरदारी system, land management to mal just money, which would later transform into the जमींदारी system। तो देखिएगा ये सब फालतू बातें मत समझिए, केवल इतना समझिए कि जो बंगाल में जागीरदारी सिस्टम उस समय चलता था उसको जमींदारी सिस्टम में इन्होंने बदल दिया था। जागीरदारी क्या होता था? जागीरदारी होती थी कि कुछ कुछ लैंड जो थी वो नोबल को, प्रीस्ट को, इन सबको दे दी जाती थी। जमींदारी में क्या होता था? कुछ लोग मेन जो वहाँ के होते थे उनके अंदर में जमीनें होती थी, और वहीं पे जो छोटे छोटे लोग हुआ करते थे उसमें शूद्र या अदर लोग वो यहाँ पे काम किया करते थे जमींदारी में। ठीक, तो जागीरदारी को जमींदारी में बदल दिया था मुर्शीद कुली खान ने। He also continues sending revenue from the state to the Mughal Empire, और फाइनली जो रेवेन्यू मुगल स्टेट बंगाल से जनरेट होता था वो मुगल स्टेट में ये भेजते रहते थे हर बार की तरह। उसके बाद कौन है? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। He was the नवाब of बंगाल, ये भी बंगाल के नवाब बने। He married Zainab उन निशा बेगम and अजमात उन निशा बेगम, the daughter of मुर्शीद कुली खान by नशीरू बानो बेगम। तो देखिएगा इन्होंने जैनब उन निशा बेगम और अजमत उन निशा बेगम से शादी की थी। ये कौन थी? ये थी मुर्शीद कुली खान की डॉटर, और इनकी शादी किसने कराई थी? नशीरी बानो बेगम ने। ठीक, अब देखिएगा शुजाउद्दीन उसके लीनियज के थ्रू नहीं आए थे, मतलब ये नहीं कि उनका वो रियल बर्थ था, वो उनके एक तरह से सन इन लॉ थे। ठीक, सन इन लॉ मुर्शीद कुली खान। तो जाहिर सी बात है जब मुर्शीद कुली खान खत्म हुए तो उनकी गद्दी किन्होंने समाई? वो कमाई शुजाउद्दीन ने, जिसका पूरा नाम था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। शुजाउद्दीन थर्ड वाइफ और दुर्दाना बेगम साहिबा, जो उनकी थर्ड वाइफ थी उनका नाम था दुर्दाना बेगम साहिबा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन लॉ ऑन 13 जून 1727 ही असेंडेड द थ्रोन टू द मनसब ऑफ द नवाब। और फाइनली जब इनके वालिद जो थे, मतलब ससुर जो थे, 1727 में खत्म हो गए, तब इन्होंने इनकी गद्दी संभाली। इनके बाद कौन आया? ये आया सरफराज खान। आफ्टर शुजाउद्दीन डेथ सन ऑफ मुर्शीद कुली खान केम इनटू द थ्रोन, और फाइनली शुजाउद्दीन बाद के शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे जिनका नाम था सरफराज खान, इन्होंने गद्दी संभाली। ही वॉज एन इनकेपेबल रूलर एंड दस ही रूल फॉर अ ईयर, और ये कुछ खास काबिल नहीं थे, ठीक ठाक ही रूलर थे, या ये भी कहे कि एक तरह से एक गद्दी इनको मिल गई थी, इसी वजह से केवल एक साल ही राज कर पाए और इनको अलीवर्दी खान ने मार डाला। ये मैंने अभी आपको पहले अपने बता दिया था कि अलीवर्दी खान ने इनका मर्डर कर दिया था, और यहाँ से फिर आए अलीवर्दी खान आए। In 1741, अलीवर्दी खान, the deputy governor of बिहार, killed the नवाब of बंगाल सरफराज खान in battle। तो देखिएगा ये एक लीनेज कोई नहीं थी इनकी, जैसे मुर्शीद कुली खान हो गया, शुजाउद्दीन हो गया, सरफराज खान, ये कहीं ना कहीं फैमिली लीजन फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो हमारे अलीवर्दी खान थे ये इनके फैमिली लीनेज से नहीं थे। ये कौन थे? ये थे हमारे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, जिन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को मार दिया था किसी एक युद्ध में। He became the new Subedar of Bengal by paying a large sum of money to the Mughal Emperor Muhammad Shah। तो देखिएगा फारूक शिकर ने मुर्शिद कुली खान को बनाया था, उसके बाद से उनकी लीनेज फॉलो हुई, जैसे कि शुजाउद्दीन आए, फिर सरफराज खान आए, फिर अलावर्दी खान आए। तो क्योंकि लीनेज के थ्रू थे नहीं, ये लोग बैटल में जीते थे, इसीलिए इन्होंने मुगल एम्पर को खुश करने के लिए, जो कि उस समय थे मोहम्मद शाह, उनको लार्ज सम ऑफ मनी प्रोवाइड किया। अलीवर्दी खान रूल फॉर 15 ईयर ड्यूरिंग विच ही फॉट ऑफ द मराठा, और फाइनली अलीवर्दी खान ने 15 साल राज किया। इस 15 साल के राज में इनको बराबर मराठा से लड़ाई लेनी पड़ी थी। द इंग्लिश ऑब्टेन परमिशन टू मेक सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम। लेटर अलीवर्दी खान आफ्टर सीइंग द कार्नेटिक रीजन वेयर द यूरोपियन कंपनीज हैड अनशर्प्ड ऑल पावर, ही वाज अर्ज्ड टू एक्सपेल द यूरोपियन फ्रॉम बंगाल। तो फाइनली देखिए हुआ क्या था, अलीवर्दी खान के समय में, अलीवर्दी खान से पहले यूरोपियन पावर आने लगी थी। जो मेन यूरोपियन पावर थी वो थी हमारी इंग्लिश, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अलीवर्दी खान के ही समय में इन्होंने एक सेटलमेंट की थी जिसका नाम दिया था फोर्ट विलियम। ये इनकी कलकत्ता की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन सेटलमेंट थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम, इसको बनाने की इन्होंने इजाजत किससे ली थी? इसकी बनाने की इजाजत इन्होंने अलीवर्दी खान से ली थी। लेकिन जब कार्नेटिक रीजन में इन्होंने हाल देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सारी पावर अपने पास एक्यूमुलेट कर ली थी, तब इनको थोड़ा बहुत उनकी पावर पे शक हुआ। हालांकि ही डाइड इन 1756, ये कुछ कर पाते उससे पहले इनकी 1756 में मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन आया? इसके बाद है सिराजुद्दौला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ बंगाल नवाब। समझते हैं, अलीवर्दी खान was succeeded by his grandson सिराजुद्दौला, the son of अलीवर्दी's youngest daughter। तो फाइनली सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खान की गद्दी इन्होंने संभाली। अलीवर्दी खान के कौन थे? ये थे इनके ग्रैंडसन। ये थे किसके बेटे? ये थे अलीवर्दी खान की जो यंगेस्ट डॉटर थी उसके ये बेटे थे। ठीक,
इनिशियल राइवल ऑफ सिराज के कौन थे? हिज कजिन द नवाब ऑफ पूर्णिया, शौकत जंग, अ हॉस्टाइल आंट घास्ती बेगम जो कि एक चाइल्डलेस विडो थी, अ रेबेलियस कमांडर ऑफ द आर्मी मीर जाफर, हस्बैंड ऑफ अली वर्दी खान सिस्टर। तो देखिएगा जो तीन लोग थे ये इनके इनिशियल राइवल थे कि जब इन्होंने गद्दी संभाली तो उस समय कौन थे? वो था जो इनका कजिन था पहले नवाब ऑफ पूर्णिया जिनका नाम था शौकत जंग, एक गुस्सैल आंटी जिसका नाम था घास्ती बेगम जो कि एक चाइल्डलेस विडो थी, और इनकी आर्मी के कमांडर जिनका नाम था मीर जाफर। ये कौन थे? अली वर्दी खान की सिस्टर के हस्बैंड। डोमिनेंट ग्रुप इन हिज कोर्ट दैट अपोज्ड हिम, और जो उस समय जो डोमिनेंट पोजीशन पे होल्ड किया करते थे इनके कोर्ट में वो कौन थे? वो थे जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ और राय दुर्लभ। तो ये लोग थे जो इनके इस समय इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड किया करते थे, और इन्होंने भी इनके जब ये राजा बने नवाब बने तो इसको विद्रोह किया था, और ये थे इनिशियल राइवल। ठीक, तो ये पढ़ लीजिएगा कौन कौन से दिनों जो इनके गद्दी पे बैठने पर विद्रोह किया था। तो फाइनली ही डिफीटेड शौकत जंग, इन्होंने शौकत जंग को हरा दिया था। घासती बेगम को निकाल दिया था सारे ही खजाने से, मतलब उनको अलग कर दिया था। मीर जाफर को डिसमिस कर दिया था और उनकी जगह पे मीर मदान को प्लेस किया था। कश्मीरी ऑफिसर मोहन लाल वॉज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। तो फाइनली जो भी इनकी डोमिनेंट ग्रुप उस समय हुआ करते थे जैसे कि जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, तो कहीं ना कहीं इन सबको इन्होंने दरकिनार किया था। और जो कि इनिशियल राइवल थे जिसमें से शौकत जंग को इन्होंने युद्ध में हराया था, गाश्ती बेगम को इन्होंने निकाल दिया था, और जो कि मीर जाफर थे तो उनको इनकी पोजीशन से हटा दिया गया था, और इनकी पोजीशन और बाकी जो भी अफेयर्स हुआ करते थे रीजन के वो किसके हाथ में आ गए? वो आ गए मोहन लाल के हाथ में। ये एक्ट ऐसा करने लगे जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बंगाल। फॉर बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो फाइनली जो बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने लड़ी 1757 में। आइए समझते हैं। तो देखिएगा बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बंगाल रीजन। ठीक, समझते हैं क्या था इसका रीजन। The official of the company made rampant misuse of its trade privilege that affected the नवाब finance। तो फाइनली जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उनको कुछ ना कुछ ट्रेड बेनिफिट्स एक तरह से दिए गए थे, जिस ट्रेड प्रिविलेज का ये लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे। तो जो भी इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो यहाँ की जो भी इनको ट्रेड प्रिविलेज मिली थी उसका कहीं ना कहीं से एक तरह से गलत इस्तेमाल करने लगे थे। द इंग्लिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट नवाब परमिशन। तो जो रीजन इनको नवाब के थ्रू मिला था अब उसको इन्होंने फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया था, मतलब कि एक तरह से बाउंड्री बना के या कुछ एक तरह से रीजनल, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये रीजन पूरा जो है ब्रिटिशर्स के अंदर आता है। और ये उन्होंने तब किया जबकि इसमें नवाब की इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली थी। इंग्लिश फर्दर गिव असाइलम टू पॉलिटिकल फ्यूगेटिव कृष्ण दास सन ऑफ राज नहीं है राय होगा, इसको सही कर लीजिएगा, राय बल्लभ हु हैड फ्लेड विद इमेंस ट्रेजर। तो फाइनली राय, अभी मैंने आपको पता राय बल्लभ इनके इनिशियल वो थे राइवल, उन्हीं का बेटा था कृष्ण दास जो कि बहुत सारे पैसे लेके भाग गया था और उसको नवाब की परमिशन के बिना इन्होंने उसको असाइलम दिया था। The company also suspected that Siraj would reduce its trade privilege in collusion with French in Bengal। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला है वो फ्रांस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं और जो भी ट्रेड प्रिविलेज उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी वो कहीं ना कहीं घुमा के फ्रेंच को दे देंगे। Thus when Siraj attacked and seized the English fort at Calcutta, it brought their hostility into the open। और फाइनली ये सब जो ये तीन इंसिडेंट हुए थे और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला इनको कम भी पसंद करता था। तो मेनली जो ये तीन इंसिडेंट थे जिसकी वजह से सिराज ने जब जो इनका फोर्टिफिकेशन हो रहा था धीरे धीरे उस पर अटैक किया, तो फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हॉस्टिलिटी थी वो भी एक तरह से बाहर आ गई सिराजुद्दौला के प्रति। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी इसको समझते हैं। सिराजुद्दौला इज बिलीव्ड टू हैव इम्प्रेस्ड 146 इंग्लिश पर्सन who were lodged in a very tiny room due to which 123 of them died of suffocation। देखिएगा ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। जब ये लोग अपना बंगाल थे तो जब ये लोग आए थे फोर्टि जहाँ पे इंग्लिश फोर्ट जहाँ पे ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वहाँ पे उस समय टोटल जो इंग्लिश मैन थे वो थे 146। तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा था, एक वहाँ पे रूम था जो कि एक स्टोरेज था, उसका सारा सामान निकलवा दिया था जो कि बहुत ही छोटा रूम था, उस पे 146 लोगों को बंदी बना लिया था। अब वो इतना छोटा रूम था कि इन लोगों को इतनी ज्यादा सफोकेशन होने लगी कि उसमें से जो 123 थे वो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिसको नाम दिया था ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें से 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला में से, जिसमें से जो 123 थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस बैटल ऑफ प्लासी में पार्टीज कौन कौन थी इसको समझते हैं। नवाब साइड में थी केवल सिराजुद्दौला। वेयर इज ऑन इंग्लिश कंपनी साइड में कौन थी? मेन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव।
और इनका साथ कौन दे रहे थे, वो थे हमारे मीर जाफर, जगत सेठ, ओमीचंद। ये मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यही जो 3-4 थे इनके मेन राइवल भी थे, और फाइनली जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने इंग्लिश का साथ दे दिया। तो फाइनली अब वॉर की यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। The arrival of a strong force under the command of Robert Clive at Calcutta from Madras strengthened the English position in Bengal। तो देखिएगा कुछ जब हालांकि ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे तो कुछ सेनापति और कुछ फोर्सेस इनके पास थी, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव बहुत सारी फोर्स लेके आ गया तो कहीं ना कहीं वो जो इनकी पोजीशन थी इंग्लिश की बंगाल में, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जगह पे आ गई। क्लाइव फॉर्ज अ सीक्रेट अलायंस विद द ट्रेटर ऑफ नवाब, और फाइनली क्लाइव ने एक मतलब अलायंस भी सेट कर ली थी ट्रेटर्स के साथ। कौन कौन ट्रेटर थे, जो मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और उमी चंद। तो इन चारों के साथ इन्होंने एक सीक्रेट अलायंस बनाई थी। इस डील में क्या कहा गया था कि मीर जाफर जो है वो कि इसके नवाब बनेंगे, मतलब मुर्शीद कुली खान के बाद ये वो एक सेकंड ये सिराजुद्दौला के बाद जब ये युद्ध में ये लोग जीतेंगे तो इनकी गद्दी कौन संभालेंगे, ये संभालेंगे मीर जाफर। सो द इंग्लिश विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी वाज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वाज इवन फॉट। तो फाइनली जो बैटल ऑफ प्लासी था ना, वो होने से पहले उसकी विक्ट्री पहले ही डिसाइड हो गई थी कि इंग्लिश जीतेंगे, क्योंकि जो उनकी सेना में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरफ चले गए थे। तो जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, इसमें जो इंग्लिश विक्ट्री थी वो पहले से ही एक तरह से घोषित थी। खैर, due to the conspiracy of the Nawab officer, the 50,000 strong force of Sirajud was defeated by a handful of Clive forces। और फाइनली जो सिराजुद्दौला के पास कुछ 50,000 की जो मजबूत सेना थी उसको रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। सिराजुद्दौला was captured and murdered by the order of मीर जाफर सन मीरान। तो फाइनली अब मीर जाफर को नवाब बनना था, तो मीर जाफर के जो बेटे थे जिसका नाम था मीरान, उन्होंने सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया था। फाइनली बैटल ऑफ ब्लाचक के बाद बंगाल का क्या हुआ उसको देखते हैं। नाउ मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो फाइनली मीर जाफर जो है नवाब बन गए बंगाल के। ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगना टू द इंग्लिश। और इन्होंने एक अंग्रेजों को बहुत सारा पैसा दिया, प्लस 24 परगना मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो भी इंग्लिश को दे दी। द बैटल established the military supremacy of English in Bengal। The Battle of Plassey had political significance of it। तो फाइनली जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बैटल थी पूरे बंगाल की हिस्ट्री के लिए। इसी ने कहीं ना कहीं मिलिट्री सुप्रीमेसी थी जो कि इंग्लिश की, वो एक तरह से शो की थी। बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और फाइनली इसी बैटल ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर भारत में फैलाना चालू किया था। द मेन राइवल द फ्रेंच वर आउटस्टेड। और बंगाल से जो फ्रेंच थे वो निकाल दिए गए थे बाहर। द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर पास टू क्लाइव ऑन हुज सपोर्ट द न्यू नवाब मीर जाफर वाज एंटायरली डिपेंडेंट फॉर मेंटेनिंग हिज न्यूली एक्वायर्ड पोजीशन। और फाइनली अब क्लाइव ने एक तरह से उसकी सत्ता हासिल कर ली थी पूरे बंगाल की, और जो मीर जाफर थे वो जस्ट लाइक अ पपेट एक्ट करने लगे थे वहां पे। ठीक, वो एक तरह से वहां पे पपेट एक्ट करने लगे थे ब्रिटिशर्स के। The sovereignty of English over Calcutta was recognized and English posted a resident at Nawab Court। और फाइनली अब उस पूरे बंगाल में कहीं ना कहीं एक तरह से इंग्लिश नाम से जाने लगा था, और जो कि कोर्ट हुआ करता था नवाब पे, उस पर भी कहीं ना कहीं एक उनका इंग्लिश थे उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठने लगे थे। मीर कासिम के बारे में समझते हैं। मीर जाफर के बाद जो कि नवाब बने थे बंगाल के वो कौन थे, हमारे मीर कासिम। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मीर जाफर के बाद जो नवाब बने थे वो थे हमारे मीर कासिम। Mir Jafar, irritated by the interference of Clive, entered into conspiracy with the Dutch at चिंसूरा। तो फाइनली जब इंग्लिश कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगे थे मीर जाफर के समय में, तो फिर मीर जाफर ने एक कॉन्स्पिरेसी साइन की थी डच के साथ चिंसूरा में। बट इससे पहले कुछ भी होता, बट द डच वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्सेज एट बैटल ऑफ बेडरा इन नवंबर 1759। तो मीर कासिम ने हालांकि डच के साथ संधि तो साइन कर ली, लेकिन अब इससे पहले लोग कुछ भी करते उससे पहले नवंबर 1759 में डच को इंग्लिश ने डिफीट कर दिया था। और इसी डिफीट से इनके जो मीर जाफर थे उसकी ट्रेजेडी भी सामने आई कि ये लोग कहीं ना कहीं एक जाल बुन रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और फाइनली वो जो मीर जाफर थे वो फेल भी हो चुके थे पेमेंट करने के लिए इंग्लिश को। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों ने इंग्लिश को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला दिया था मीर जाफर के खिलाफ। मीरान द सन ऑफ जाफर डाइट। और जो मीरान थे जिन्होंने मैंने अभी आपको पहले बताया था जिन्होंने मारा था उसको, तो वो भी खत्म हो चुके थे। और वहां पे कहीं ना कहीं कि कौन गद्दी पे बैठेगा इसकी भी लड़ाई चालू हो चुकी थी। तो जो मेन कंटेंडर थे वो थे मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर और मीरान सन जो कि मीरान का बेटा था उनमें, और मीर कासिम में लड़ाई चालू हो गई थी।
Vansittart, new governor of Calcutta, agreed to support Mir Qasim claim after a treaty between मतलब ये जो मीर कासिम थी, इसमें वेनिस्टार जो न्यू गवर्नर ऑफ कलकत्ता, तो उन्होंने मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें से मीर कासिम और ब्रिटिशर्स थे। Now the English signed treaty with Mir Qasim in which he will be the Nawab, and in return he had to pay outstanding dues and half of the trade in Sylhet had to pay 5 lakh to British and give district of Burdawan, Chittagong and Midnapur। तो फाइनली देखिएगा एक ट्रीटी साइन हुई थी मीर कासिम में और जो इंग्लिश के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था वेनिस्टार्ट, ये उस समय न्यू गवर्नर ऑफ कलकत्ता हुए थे। तो इन्होंने ये एग्रीड किए थे किस चीज के लिए कि जो हाफ ऑफ ट्रेड होगा सिलहेट में वो इनके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, और प्लस बुरदावन, चित्तगोंग और मिर्जापुर ये जो डिस्ट्रिक्ट थी ये भी ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तो फाइनली मीर कासिम और ऐसा कौन सा फैक्टर था जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लीड किया, उसको देखते हैं। मीर कासिम वॉज द एबलेस्ट नवाब। और फाइनली अब ये जो लीनेज चालू हुई थी अलीवर्दी खान, सरफराज खान, शुजाउद्दौला, उसमें जो मोस्ट एबलेस्ट नवाब थे वो थे हमारे मीर कासिम। मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मंगौर इन बिहार। मुर्शिदाबाद से मंगौर इन्होंने कैपिटल अपना शिफ्ट कर लिया था बिहार में, ताकि कहीं ना कहीं एक इंग्लिश है एक दूर चले जाए थोड़ा और कोई वो लोग ज्यादा हस्तक्षेप इनके राज में ना कर पाए। द मूव वॉज टेकन टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी। ये मूव इसीलिए लिया गया था ताकि वो एक कंपनी से थोड़ा दूर चले जाए। Ram Narayan, the deputy governor of Bihar, was not responding to repeated requests by the Nawab to submit the account of revenue of Bihar, as he was supported by the English officers of Patna। राम नारायण जो थे वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार के थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे बार बार जो भी एक नवाब वहां पे रिक्वेस्ट भेज रहा था अकाउंट सबमिट करने की बिहार जिले से, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से वो जो नवाब थे उसकी बात को नकार रहे थे। The misuse of the company's दस्तक by company's officer also resulted in tension between the नवाब and English। और फाइनली जो कंपनी दस्तक जो कि एक पास दिया गया था नवाब के थ्रू इंग्लिश को कि कहीं ना कहीं इंग्लिश ट्रेडर्स को कि वो पूरे बंगाल में कहीं भी मूव करते थे विदाउट पेइंग एनी एडिशनल ड्यूटीज, इसका ये लोग गलत मिसयूज करने लगे थे। द मिसयूज ऑफ दस्तक मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द नवाब। अब ये जो दस्तक था इसमें इन नवाब का लॉस होता था। देखिए करते क्या थे, जैसे कि इंग्लिश ट्रेडर थे, ठीक, तो इनको एक मूव पास दिया गया था। मूव पास को क्या कहा गया था, उस समय कहा गया था दस्तक। तो इसमें क्या होता था, इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे वो कहीं भी मूव करते थे विद एनी रीजन इन कलकत्ता विदाउट पेइंग एनी एडिशनल ड्यूटी। ठीक, अब ये बिना एनी ड्यूटी पे किए हुए मूव किया करते थे बंगाल में। लेकिन हुआ क्या करते थे, ये जो इंग्लिश ट्रेडर थे कुछ अपने हिंदू जो ट्रेडर थे उनको भी दे दिया करते थे पास, कि ताकि वो भी मूव कर सके इधर से उधर। तो ये सब कहीं ना कहीं नवाब का जो रेवेन्यू आता था उसमें लॉस हुआ करता था इसमें। द कंपनी सर्वेंट्स ऑल्सो सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट फॉर अ कमीशन। ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि इंडियन मर्चेंट को कुछ कमीशन में दस्तक को दे दिया करते थे। दे ऑल्सो यूज कोएर्सिव मेथड टू गेट गुड एट चीपर रेट। ये ऑल्सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मेथड यूज किया करते थे जिससे इनको गुड चीप रेट पड़ जाए, क्योंकि इनको कोई टैक्स ड्यूटी देनी नहीं हुआ करती थी इस वजह से। Mir Qasim decided to abolish the duties altogether, but the British protested against this and insisted upon heavy preferential treatment as against other traders। तो फाइनली ये सारी चीजें जो हुई इसको देखते हुए मीर कासिम ने डिसाइड किया कि जो भी ट्रेड प्रिविलेज ब्रिटिश को मिलती थी उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। अब इन्होंने एबॉलिश को सोचा और ब्रिटिश ने इसी बात की नाराजगी जताई, और फाइनली यही सारी चीजें लीड की बैटल ऑफ बक्सर की तरफ। आइए पढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर से पहले भी एक बैटल हुआ था उसके बारे में समझते हैं। द नवाब कंपनी टसल ओवर ट्रांजिट ड्यूटी लीड टू आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द इंग्लिश एंड मीर कासिम इन 1763। तो फाइनली जब इन्होंने इसकी ट्रांजिट ड्यूटी हटा दी गई थी तो ब्रिटिशर्स और मुर्शी जो थे एक सेकंड, नवाब का नाम क्या था भूल गए, मीर कासिम। तो मीर कासिम और जो ब्रिटिशर्स थे अब वो आमने सामने आ गए थे और इन लोगों में युद्ध छिड़ गया था। युद्ध कब छिड़ा था, वो छिड़ा था 1763 में। तो फाइनली इस युद्ध में द इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटवाह, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगल। तो इन 5 जगह युद्ध हुआ था जिन 5 जगह में ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब फाइनली मीर कासिम अवध की तरफ भाग गए एंड फॉर्म अ कॉन्फेडरेशन विद द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू विद अ व्यू टू रिकवर बंगाल। तो फाइनली जब मीर कासिम ने युद्ध लड़ा था इन 5 जगह, कटवाह में, मंगोर में, सूती में, गिरिया में और मुर्शिदाबाद में, और इसमें ये लोग इंग्लिश से हार गए। तो जब ये लोग इंग्लिश से हार गए तब फिर मीर कासिम अवध की तरफ भाग गए और फिर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की किन किन के साथ, नवाब ऑफ अवध के साथ
और मुगल एम्परर के साथ, जो कि उस समय थे शुजाउद्दौला और शाह आलम टू की। इस युद्ध में साथ वो लोग लड़े बैटल ऑफ बक्सर में। फाइनली बैटल ऑफ बक्सर में अब पार्टी कौन कौन सी थी, अब नवाब साइड की तरफ कौन कौन थी, शाह आलम टू, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। और इंग्लिश साइड में कौन थे, वो थे हमारे मेजर हेक्टर म्युनरो। तो फाइनली अब बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ। Combined army of Mir Qasim and Nawab of Awadh Shah Alam II were defeated by the English forces। तो फाइनली जो सारी इनकी आर्मी थी, नवाब ऑफ अवध जो कि शाह आलम थे, और जो कि मुगल एम्परर थे, और मीर कासिम, इन तीनों ही की मिलिट्री को इन्होंने इंग्लिश फोर्सेस ने हरा दिया था। इस बैटल ऑफ बक्सर को लीड कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे मेजर हेक्टर म्युनरो। और ये युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। तो अब जाहिर सी बात है, शाह आलम भी हार गए, शुजाउद्दौला भी हार गए और मीर कासिम भी हार गए। तो फाइनली कहीं ना कहीं इंग्लिश जो थे वो अब पूरे भारत में अपनी एक सुपीरियर फोर्स बन गए। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट आल्सो द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश। और फाइनली इसी युद्ध में इंग्लिश ने डिफीट किया था किस किस को, भारत के जो मेन रूलर थे, मुगल एम्परर, अवध के जो नवाब थे उनको, और प्लस बंगाल के जो नवाब थे। The victory made the English a great power in northern India and contender for the supremacy over the whole country। तो फाइनली इसी बैटल ऑफ बक्सर ने ही जो है पूरे भारत में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को एक पूरा मतलब जो सेंट्रल पावर थी वो बना दिया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की पार्टी चार थी। चार के बेसिकली तीन पार्टी थी, जिसमें से एक नवाब ऑफ अवध थे, मुगल एम्परर थे और प्लस इंग्लिश थे। मीर कासिम थे वो भाग गए थे और वो खत्म भी हो गए थे, तो उनसे कोई ट्रीटी साइन की नहीं थी। हालांकि इस ट्रीटी क्या थी इसको समझते हैं। नवाब और शुजाउद्दौला के साथ क्या ट्रीटी थी इसमें, सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम टू। तो नवाब शुजाउद्दौला ये कहाँ के नवाब थे, ये थे हमारे अवध के। इस युद्ध में हारने के बाद इन्होंने ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी में जो इलाहाबाद था और कारा था वो इनको शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे उनको देना पड़ा था, प्लस 50 लाख रुपए की इंडेमनिटी इनको देनी पड़ी थी। प्लस बलवंत सिंह जो कि बनारस के जमींदार थे उनको फुल पोसेशन ऑफ स्टेट, मतलब जो भी उनका राज आता था, जो भी उसमें जिले आते थे, जो भी उसकी जमींदारी थी, वो इनको पूरी बलवंत सिंह को देनी पड़ गई थी। बलवंत सिंह कौन थे, ये थे हमारे जमींदार बनारस के। अब शाह आलम कौन थे, ये थे हमारे मुगल एम्परर। ठीक, मुगल एम्परर के साथ ट्रीटी में क्या साइन हुआ था कि अब ये इलाहाबाद में रहेंगे। ये इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन्हें कहाँ से मिली थी, ये मिली थी नवाब ऑफ अवध के पास। ये कंपनीज के प्रोटेक्शन में रहने लगे थे, मतलब कि अब ये पूरा ही कंपनी इनको देख रेख देगी, इनका एडिशनल रिवेन्यू कुछ भी जनरेट नहीं होगा। इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और फाइनली जो डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा थी, इन तीनों की ही दीवानी ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी इन लिeu ऑफ 26 लाख। अब इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम टू को देगी, प्लस अ प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन ऑफ सेट प्रोविंसेस। तो खैर 26 लाख कहने की बात थी, अगर 53 लाख में से हम लोग 26 लाख हटा देंगे तो भी जो 27 लाख बचेगा वो नवाब को, वो मुगल एम्परर को देना था, ब्रिटिशर्स को क्यों देना था, निजामत फंक्शन। निजामत फंक्शन क्या होता था, आर्मी मिलिट्री। ठीक, तो आर्मी और पुलिस की अब जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिशर देखने लगे थे। तो इन दोनों की जो सर्विस जो लोग देते थे उसके एवज में लोग पैसे लेते थे 53 लाख रुपए, किससे, मुगल एम्परर शाह आलम टू से। मीर कासिम जो थे द थ्रोन नवाब ऑफ बंगाल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन एब्जेक्ट माइजरी एज होमलेस वंडरर एंड डाइड इन जून 1777। तो इस युद्ध के पास मीर कासिम भाग गए थे और इधर उधर वो घूमते रहे कि कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली और फाइनली वो 1777 में डेथ हो गई थी उनकी। तो 1764 22 अक्टूबर को युद्ध लड़ा गया, उसके बाद 13 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब फाइनली पूरा बंगाल किसके ओवरहोल में आ गया, वो आ गया ब्रिटिशर्स को। ठीक, उस समय ब्रिटिशर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे, वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने बंगाल पे एक तरह से राज किया। और अब जो भी नवाब था या जो भी मुगल एम्परर था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही अधीन आ गए थे। ठीक, तो पूरा जो पी होल्ड था बंगाल का वो इनके पास चला गया। तो जो पहले गवर्नर बने थे उस समय बंगाल के, या यूं कह ले कि जो पहले एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिशर्स के, वो थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल क्या था इसको समझते हैं। Robert Clive introduced the dual system of government, that is the rule of two, the company and the नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट घोषित की थी। ड्यूअल गवर्नमेंट थी क्या,
एक तरफ नवाब कम रूल करेंगे और एक तरफ कंपनी, इन विच बोथ द दीवानी, मतलब कि दीवानी जो था, दीवानी क्या होता था, कलेक्टिंग रेवेन्यू, निजामत क्या होता था, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन, ये किसके अंडर में आ गए, ये आ गए कंपनी के कंट्रोल में। और यही दोनों मेन चीज होती है किसी भी राज्य में, ठीक। द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट एज द दीवान एंड निजामत राइट टू इट्स राइट टू नॉमिनेट द डिप्यूटी सूबेदार। और इनके पास ये भी एक तरह से राइट आएगा कि डिप्यूटी सूबेदार थे, जो कि निजामत राइट इनको केयर करेंगे, वो डिप्यूटी सूबेदार करेंगे, उसको ये लोग नॉमिनेट करने लगे। द सिस्टम हेल्ड अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द कंपनी, इस सिस्टम ने ग्रेट एडवांटेज दिया। ग्रेट एडवांटेज क्यों दिया, रेवेन्यू इनके पास आने लगा और प्लस वहां की जो मिलिट्री व्यवस्था थी वो भी इनके हाथ में आ गई। इट लेफ्ट द अपीयरेंस ऑफ अथॉरिटी टू द पपेट ऑफ इंडियन रूलर। और फाइनली अब जो कि एक तरह से पपेट थे इंडियन रूलर के, मतलब जो बंगाल के जो भी नवाब बनते थे वो इन्हीं के पपेट होते थे, तो उनकी जो एक्चुअल अथॉरिटी थी उसका नामो निशान अब खत्म हो गया। वो जस्ट एक्ट एज ए नेम, मतलब उनका कोई नवाब का एक नाम मिल गया, उनकी जो वास्तविकता थी वो खत्म हो गई थी। तो ये था पूरा बंगाल के बारे में, कैसे बंगाल उगा और फिर कैसे वो ब्रिटिशर के अंदर आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।